नमस्कार, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिग्गज शेयरों पर बिकवाली का दबाव कायम, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी खरीदारी। रियलिटी और कैपिटल गुड्स शेयरों में तेजी। घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, एचडीएफसी के बाद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी किया होम लोन सस्ता, दरें 0.15% घटाई। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के शानदार आंकड़े। जनवरी के 2.6% से बढ़कर फरवरी में आईआईपी पहुंची 5% पर, बेस इफेक्ट का असर। आज शाम आएंगे रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। मार्च में महंगाई दर 5.37% से बढ़कर 5.50% का अनुमान। जर्मनी दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे हैनोवर मेले में भारतीय पैविलियन का उद्घाटन। योग से उद्योग तक दिखेगी भारत की ताकत। और बाजार पर एक नजर। बाजार बिल्कुल कंसोलिडेशन के मूड में नजर आ रहे हैं, इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत ही फ्लैट कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में भी हम गिरावट देख रहे हैं, निफ्टी भी लाल निशान पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे दो काउंटर हैं जो अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो रहे हैं, बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए शायद एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो अभी भी ये एडवांसेस की तरफ ही है ये रेशियो। ज्यादा शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं और गिरने वाले शेयर्स को 415 शेयर है। बैंक निफ्टी में भी हल्का सा दबाव जरूर महसूस किया जा सकता है, लेकिन गेल, एमएनएम, टाटा मोटर्स ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि सुबह से ही क्लियरली दबाव में नजर आ रहे हैं और बाजार को भी गिराने में इनका हाथ नजर आ रहा है। वहीं भेल, एनएमडीसी, टेक महिंद्रा कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो अभी फिलहाल हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। और अब शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट आके ग्लोबल के राकेश बंसल और ईस्टर्न फाइनेंशियल्स के राजेश अग्रवाल। आप दोनों को ही गुड मॉर्निंग। राकेश जी, निफ्टी में आप क्या करने की सलाह देंगे? किस तरह आप अभी निफ्टी को देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर निफ्टी की बात करें तो एक अच्छा ट्रेंड है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला रुझान लगता है निफ्टी के अंदर। एक अच्छी रैली के बाद ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कोई लेवल्स को वॉच कर रहा है तो मेरा ऐसा मानना है 8679 एक नीचे में क्रिटिकल सपोर्ट है और निफ्टी मेरे को लगता है ऊपर में 88, 80, 88, 85 के लेवल्स तक की रैली इस सप्ताह में दिखा सकता है। और प्रियंका, मेरे को लगता है कि ये जो निफ्टी का अपमूव है इसमें बैंकिंग एक अच्छा सपोर्ट देगा। बैंक निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। 18,400 बैंक निफ्टी का क्रिटिकल सपोर्ट है और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से अब निफ्टी को और यहां से ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी ही निफ्टी को ऊपर में पुश करेगा। निफ्टी को भी बाई किया जा सकता है, बट अगर कुछ नया इंडेक्स में बाइंग करनी है तो मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। 18,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, 19,260, 19,270 के लक्ष्य मेरा ऐसा मानना है 2-3 दिनों में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए, तो यानी बैंक निफ्टी में जो आप दबाव देख रहे हैं, इस गिरावट को आप खरीदारी का मौका देख रहे हैं राकेश जी। लेकिन आपके व्यूज आगे भी हम लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सौदा आपका में आज हम फोकस कर रहे हैं कुछ ऐसे शेयरों पर जिनके भाव 100 रुपए से कम है। जी हाँ, इन शेयरों में निवेश पर अगर आपको फायदा हो रहा है तो अब क्या करें, या नुकसान पर बैठे तो इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, यही बताने के लिए हम लेकर आए हैं भाव 100 से कम शेयर में कितना दम। और सबसे पहला सवाल शामिल करेंगे देवी सिंह जी का, जो कि पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवी सिंह जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास 100 रुपए से कम के भाव में, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या सलाह चाहते हैं? हेलो जी देवी सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम। अच्छा, तो बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? टीवी का वॉल्यूम धीरे कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन क्योंकि सिंह साहब का टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज है इसीलिए आवाज एको कर रही है। लेकिन इनका सवाल हमारे पास आ चुका था। देना बैंक के 400 शेयर हैं,
₹85 इनकी खरीद का भाव रहा है। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। देना बैंक आपको कैसा दिखता है? करंट मार्केट प्राइस जो है, इनकी खरीद का भाव काफी ऊंचा रहा है। अभी ₹53 के आसपास देना बैंक है, इन्होंने ₹85 में खरीदा था। 400 शेयर है। कैसी दिखते हैं आपको देना बैंक? क्या कहेंगे अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो? मॉर्निंग प्रियंका, मुझे लगता है कि वाकई इनकी ऊंची खरीद हो गई है और इस वक्त जो भाव चल रहे हैं वहां से वहां तक का सफर के लिए इनको बहुत समय देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो पीएसयू बैंकिंग साइड है वहां हमने बहुत अच्छी खासी गिरावट देखी है, न केवल देना बैंक में बल्कि अगर आप देखें तो एंटायर पीएसयू बास्केट में हमने गिरावट देखी है। एनपीएस की चिंता को लेकर के या मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे थे, उन सब चीजों को लेके इवन क्रेडिट ऑफटेक भी नहीं हुआ था। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से आरबीआई के कदम उठाए गए हैं और जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर ने प्रेशर दिया है कि 2 रेट कट के बाद भी जो पास ऑन नहीं हो पाया उसे इंडस्ट्री को पास ऑन किया जाए, तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ सुधार नजर आएगा। बट ये बहुत जल्दबाजी में नहीं होगा, इसके लिए कम से कम आपको 2 क्वार्टर तक वेट करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि आप 2 क्वार्टर तक वेट करें। पूरे खरीद के भाव नहीं भी आएंगे तो कम से कम मौजूदा स्तर से 20-25% की बढ़त आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल संभव है। चलिए, तो पूरे नुकसान की भरपाई ना हो, लेकिन अगर 2 क्वार्टर तक वेट करें तो थोड़ी सी नुकसान की भरपाई जरूर देना बैंक में कर सकते हैं आप। संजय मोहांका जी पटना से जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर नमस्ते, मेरे पास रिलायंस पावर है। हेलो, मेरे पास रिलायंस पावर का शेयर है। जी मैं आपको सुन पा रही हूँ। रिलायंस पावर के आपके पास कितने शेयर है? किस भाव पर आपने खरीदा था? मैंने अलग अलग भाव पे 20,000 शेयर खरीदे, जिसका एवरेज लगभग 160 रुपए का आ रहा है और इस पर मुझे बहुत लंबा लॉस है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा खासा लॉस आपको हो रहा है संजय जी। राकेश जी, रिलायंस पावर लिमिटेड कैसे लिखते हैं आपको इसके चार्ट और क्या सलाह देंगे? क्योंकि संजय जी ने काफी एवरेज भी किया है और अब जिस भाव पर है रिलायंस पावर 100 रुपए से काफी कम, 61 रुपए के आसपास। प्रियंका, इन्होंने काफी एवरेज करी है और एवरेजिंग के बाद जो इनकी कॉस्ट है वो 160 की आ रही है, जैसा मेरे को समझ में आया है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यहां से रिलायंस पावर के अंदर एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। एक पुलबैक रैली की तैयारी है स्टॉक की। स्टॉक में निचले स्तरों पे देखें तो 58, 59 एक अच्छा बेस बन रहा है। मैंने राय दूंगा जो पोजीशन ये ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उसको तो होल्ड करें। अगर इनका थोड़ा सा भी रिस्क कैपिटाइट है तो मैंने राय दूंगा यहां पे एवरेजिंग करें, बट जो नई पोजीशन ऐड कर रहे हैं उसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं। 54 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में डेड कैट बाउंस काफी समय से ड्यू है, वो डेड कैट बाउंस स्टॉक को 105, 110 तक ले जा सकता है। अगर ये यहां पर एवरेज करते हैं और ऊपर में 105, 110 के भाव मिलते हैं तो ये अपने कॉस्ट को काफी नीचे ला पाएंगे और 110 रुपए के अराउंड इनको शायद एक एग्जिट मिल पाए। ऑलराइट, और अब सीधा रुख करते हैं इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव का, जहां पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। सीधा रुख करते हैं इस इवेंट की तरफ। न्यू लीडरशिप, इंडिया इज बाउंड टू इमर्ज, इंडिया इज कमिटेड टू इमर्ज। बिकॉज इंडिया इज बाउंड टू इमर्ज, इंडिया इज कमिटेड टू इमर्ज नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट. Government and state has a limited role. When the society has a resolution, society has a intellectual capacity, nobody can stop us for growing. For growth, for development, the primary precondition is energy. If we analyze what are the criteria, what are the indicators of a growing economy, what are the precondition of a growth, what are the precondition of development, certainly, friends, energy is the number one precondition. When we're talking about energy, there are so many. This gamut is full. The canvas is full. We can pick up anything. We can pick up any topic that we have to play a role. In country like India, when I took charge of this ministry, candidly, I have admitted I have a limited understanding of the oil and gas sector. One of my briefing, somebody mentioned about the role of IEA. I asked, why you are not member of IEA? Then my colleague briefed me, sir, IEA has a great standard. India is yet to
fulfill all those standards. We have a lot of journey we have to do. We are an observer country. Then it doesn't matter whether you are a member of IEA or you are an observer. ये इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बताते हुए कि भारत जिस ग्रोथ और तरक्की की राह पर निकला है, इसमें एनर्जी बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है और इस पर सरकार की सबसे ज्यादा पैनी नजर है। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के दर्शकों के लिए एक हम खास कवरेज लेकर आए। हम आपको अगले बुधवार यानी परसों से सौदा आपका में हम शामिल करने वाले हैं दिल्ली वालों के सवाल। ये होगा हमारा दिल्ली स्पेशल। इसमें खास तौर पर दिल्ली के दर्शकों के शेयरों से जुड़े सवालों के जवाब देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। शामिल हुए हमारे इस दिल्ली स्पेशल में और आप इसमें हिस्सा लेने के लिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं एसएमएस के जरिए। SA लिखकर स्पेस दीजिए और अपना सवाल लिखकर एसएमएस कर दीजिए 51818 पर। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहने वाली है कि 100 रुपए से कम भाव वाले वो कौन से शेयर हैं जिनमें दिख रहा आने वाले समय में काफी दम है। वेलकम बैक। सौदा आपका में आज हमारा खास फोकस है अब 100 रुपए से कम भाव वाले शेयर में, इनमें कितना दम है, क्या करना चाहिए आपको, क्या हुआ आपका अगला कदम। अपना सवाल पूछने के लिए अनुराग मोहन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अनुराग जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर सलाह चाहते हैं। नमस्कार मैडम, मेरे पास है PTC इंडिया फाइनेंशियल के 400 शेयर एट 56.19। तो मेरा हॉरिजन है एक साल का, तो इसके लिए क्या इसे होल्ड करके रखें। चलिए, और आपको अभी हम देख रहे हैं 4 रुपए 51 पैसे पर शेयर मुनाफा भी हो रहा है। राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी अनुराग जी के सवाल के साथ। PTC इंडिया फाइनेंशियल 1 साल के लिए कैसे दिखती है आपको ये कंपनी। जी बिल्कुल, बहुत उम्दा कंपनी है, बहुत उम्दा बैलेंस शीट है। मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है। बिल्कुल ये 1 साल के लिए बने रह सकते हैं। 70-75 रुपए के टारगेट के साथ इस स्टॉक में मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जब भी ये 70-72 का भाव टच करे वहां पे इन्हें मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अनुराग जी आपने बहुत अच्छा स्टॉक चुना है ये कह रहे राजेश जी, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। सत्यकाम जुड़ रहे हैं भोपाल से अपने सवाल के साथ। नमस्ते सत्यकाम जी, क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप। नमस्ते मैडम, ये मैं जैन इरिगेशन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने तो कुछ शेयर लिए हुए हैं 62 रुपए पे, 500 शेयर के आसपास। मैं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या ये सही समय है जैन इरिगेशन में एंटर करने के लिए 2-3 साल की अवधि के लिए। ओके, लंबा नजरिया है। राजेश जी आपको कैसा लगता है जैन इरिगेशन, इनका निवेश पहले से भी है और सोच रहे हैं कि इस भाव पर मौजूदा भाव में ये और खरीदें और 3 साल का नजरिया है सत्यकाम जी का, क्या सलाह होगी राजेश सर। देखिए वैसे तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री में ये कंपनी है, ड्रिप इरिगेशन में उम्दा कंपनी है, अच्छा मार्केट है। बट अगर आप देखें तो बैलेंस शीट थोड़ी सी ठीक नजर नहीं आ रही है क्योंकि डेटर्स बहुत हाई हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई है और मुझे लगता है कि ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें एक बड़ा निवेश किया जा सके। ऑलरेडी अपने 500 शेयर ये ले रखे हैं, तो मैं ये कहूँगा थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया अपने पोर्टफोलियो को। और एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रहना चाहते हैं तो दूसरी कई कंपनियां हैं जो अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप UPL में अपने पैसे लगा सकते हैं या एरीज एग्रो में लगा सकते हैं। इवन आपके एक्सेल इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर लें और जो जैन एग्रीगेशन में बना आपका ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वहां उसमें बने रहें और ऐड ना करें। और अब बेंगलुरु से पंकज जी को जोड़ते हैं। पंकज जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप, कौन सा शेयर है आपके पास। मैम मेरे पास GSFC का 1000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 89 एंड मेरा होराइजन मैम अराउंड 3 मंथ्स का है, शॉर्ट टर्म ही मैम। राकेश सर GSFC में क्या करने की सलाह देंगे आप पंकज जी को। फिलहाल इन्हें हर शेयर में 3 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है पर 3 महीने का नजरिया है। प्रियंका अगर हम GSFC का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, इनका ट्रेडिंग का रुझान है और ट्रेडिंग के नजरिए से मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने एक अच्छा स्टॉक नहीं चुना है। मैंने राय दूंगा किसी भी उछाल में स्टॉक में 94-95 के अगर लेवल्स मिलते हैं तो निकलने की कोशिश करें स्टॉक से। और अब
अब पटियाला से संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर है जिस पर हमारे एक्सपर्ट की आप सलाह चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास पीपावेव डिफेंस के 1000 शेयर हैं जो कि मैंने 76 के भाव पर लिए हैं। और उसके अलावा मेरे पास अशोका लेलैंड के 1000 शेयर हैं जो मैंने 34 रुपीज के भाव पर लिए हैं, और दोनों पर मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है। प्लीज सजेस्ट। अशोक लेलैंड आपने किस भाव पर लिया था सर? 34। ओके, आपको काफी मुनाफा हो रहा है अशोक लेलैंड में, हम देख सकते हैं। आपने 34 रुपए में 1000 शेयर लिए थे। फिलहाल अशोक लेलैंड 76 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, इनके पास 2 सवाल हैं, 2 स्टॉक्स के बारे में समझना चाहते हैं। पीपावाव डिफेंस, क्या सलाह होगी पीपावाव डिफेंस में? हालांकि पीपावाव डिफेंस में की खरीद इनकी काफी ऊंची रही है, 76 रुपीज के आसपास इनकी खरीद रही है। दूसरा अशोक लेलैंड जिसमें इन्हें मुनाफा हो रहा है। दोनों ही स्टॉक में निकल जाने की सलाह रहेगी प्रियंका, क्योंकि अगर एक एक करके लें तो पीपावाव डिफेंस में अगर आप देखें तो आफ्टर टेक ओवर कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई कि सेबी ने कुछ इंक्वायरीज चलाई हैं इनके इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के। इवन जो ओपन ऑफर आने की बात हुई वो 66 रुपए के आसपास होने की बात हुई, और बहुत सारी दिक्कतें हैं, सीडीआर अप्रूवल की बातें हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है नहीं कि ये ऐसा स्टॉक है जिसमें एक लंबी अवधि का नजरिया लिया जाए। ये अगर डिफेंस सेक्टर में ही रहना चाहते हैं, जैसे कि बस बना हुआ है कि डिफेंस में अच्छी बढ़त बन सकती है, तो मैं समझता हूँ BEL सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस क्षेत्र में, वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट स्विच कर लें। दूसरी ओर जहां अशोक लेलैंड का सवाल आता है, कंपनी ने एक अच्छा टर्न अराउंड दिखाया है, अच्छी बढ़त दिखाई है अपने ऑपरेशंस में भी, लेकिन जो वैल्यूएशन हो गए हैं वो मुझे लगता है कि ओवर स्ट्रेच्ड हो गए हैं और यहाँ से कहीं भी करेक्शन आ सकता है। फंडामेंटली जो भी पॉजिटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में, तो इस वक्त मुझे लगता है एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ऑटो पैक में कई ऐसे स्टॉक है जो अच्छे डिस्काउंट पे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स जहाँ की एक अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। 2 व्हीलर सेगमेंट में रहना हो तो बजाज ऑटो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि इन्हें दोनों ही स्टॉक से निकलकर यहाँ कहीं पर स्विच कर लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए स्विच करने की सलाह दे रहे हैं राजेश, और आपको ऑप्शंस भी दे चुके हैं, लेकिन हम सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद 100 रुपए से कम वाले कुछ और शेयरों के बारे में आपको बताएंगे, जानेंगे क्या कहते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट 100 रुपए से कम वाले कुछ खास शेयर जो हैं आपके पास। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और सुबह हमने बाजार को देखा था कि बहुत ही सपाट कारोबार हो रहा था और लाल निशान पे सेंसेक्स और निफ्टी थी, लेकिन फिलहाल दोनों ही वापस हरे निशान में फिर आ गए, ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अंकों की बढ़त नहीं है, लेकिन हाँ सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप तीनों ही हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। और अब शुरुआत करते हैं आपके सवालों का, और आज हमारा फोकस है वो शेयर जिनके भाव 100 रुपए से कम है, इसमें आपकी रणनीति आगे के लिए क्या होनी चाहिए। मुकेश शाह जुड़ गए हैं मुंबई से। गुड मॉर्निंग मिस्टर शाह, बताइए किस के बारे में आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं? यस सर, यस मैडम। हेलो। यस सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरा सुजलॉन 28 रुपीज 70 पैसे में कल लिया है, फ्राइडे को लिया है। 2000 शेयर। 2000 शेयर है इनके पास, एक लॉट सुजलॉन का। 28 रुपए 70 रुपए इनकी खरीद है। क्या करें आगे राकेश जी? सुजलॉन आपको कैसी दिखती है, इसकी चार्ट स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, क्या सलाह होगी मुकेश जी के लिए? प्रियंका, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है सुजलॉन, क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। निचले स्तरों पर हम देखें तो स्टॉक का 24 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं है कि मार्केट की करेक्शन में सुजलॉन 24 रुपीज के नीचे जाएगा। क्लियरली मेरा ऐसा मानना है होल्ड करना चाहिए। गिरावट में कोई स्टॉक को बाय भी कर सकता है 24 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है मेरा ऐसा मानना है स्टॉक में आगे चल के 34-35 के स्तर देखने को मिलेंगे। चलिए, तो अच्छी खरीद मान रहे हैं राकेश जी सुजलॉन को आपके लिए मुकेश जी। और अब अगला सवाल कुसुम जी का है डोंबिवली से। कुसुम जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में हमारे एक्सपर्ट की आप सलाह चाह रही हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास एलम्बिक लिमिटेड है, 600 शेयर से 49 रुपीज का।
और कुछ बताना चाहेंगे आप लंबे समय तक इसमें रुकना चाहती हैं या ट्रेडिंग के लिहाज से लिया आपने? नहीं, 1 साल के लिए रुक सकती हूँ। ऑलराइट कुसुम जी, हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। राजेश जी, कुसुम जी का नजरिया है 1 साल का एलेंबिक लिमिटेड में, क्या आपको कैसी दिखती है ये कंपनी? ये बिल्कुल बनी रह सकती हैं स्टॉक में। मुझे लगता है कि मिड कैप फार्मा में ये एक अच्छा ऑप्शन है 100 रुपए से कम के दाम में। आने वाले दिनों में एक अच्छी बढ़त दिखा सकता है। ऑलरेडी नीचे से बहुत अच्छी रनअप स्टॉक ने दिखा चुकी है। मुझे लगता है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद ये कम से कम 60-70 रुपए के भाव के आसपास से बिल्कुल ये स्टॉक आ सकता है। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। कोई गिरावट आती है तो नई खरीदारी भी की जा सकती है। भोपाल से महेश कुमार जुड़ गए अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर कुमार, आप बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मेरे पास जेपी एसोसिएट और जेपी पावर है। हाँ, ओके। हेलो जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। किस क्वांटिटी में है, किस भाव पर खरीदा था, बता पाएंगे सर? जी, मैंने जेपी एसोसिएट 26 रुपए 55 के भाव से खरीदा था और जेपी पावर 13 रुपए 5 पैसे पे खरीदा था 3 महीने पहले। ऑल राइट, 13 रुपए की खरीद रही है। जेपी एसोसिएट और जेपी पावर, जेपी ग्रुप के काफी फैन नजर आ रहे हैं मिस्टर कुमार। राकेश जी, आपको इनकी चॉइस कैसी लग रही है? जेपी एसोसिएट है इनके पास 26 रुपए 55 पैसे इनकी खरीद रही है। जेपी पावर 13 रुपए में खरीदा है इन्होंने। क्या कहेंगे आगे के लिए? प्रियंका, दोनों ही चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स पॉजिटिव नहीं है, बट दोनों के अंदर एक डेड कैट बाउंस, एक पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है। जेपी एसोसिएट्स में तो इनको कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी रैली में जेपी के अंदर ये 28 रुपए से लेकर 29 रुपए के बीच में निकले। ऊपर में 28 से लेकर 29 एक मेजर सप्लाई एरिया है। लंबी अवधि का नजरिया ना बनाए, सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। उछाल में 28-29 रुपए के अराउंड स्टॉक के अंदर से निकले। दूसरा, जेपी पावर इन्होंने 3 महीने पहले लिया था 13 रुपीज के अराउंड। स्टॉक में एक डेड कैट बाउंस 12 रुपए 80 पैसे 13 रुपए तक का रूल आउट नहीं किया जा सकता है। इस स्टॉक में भी इनको राय दूंगा कि किसी भी उछाल में अपनी खरीद के आसपास स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद 100 रुपए से कम वाले शेयरों में क्या है हमारे आज के एक्सपर्ट्स की पसंद, आपको बताएंगे। तो वापस आइए, शायद इसमें आपकी काम की बात छिपी हो। वेलकम बैक। सौदा आपका में आज हम बात कर रहे हैं शेयर का भाव अगर 100 रुपए से कम है तो इसमें क्या हो, आपकी रणनीति, और कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें हमें दिख रहा है आने वाले समय में काफी दम है। और यही कुछ 2 पिक्स देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी। राकेश बंसल के पास सबसे पहले चलूंगी। मिस्टर बंसल, बताइए कौन से वो 2 ऐसे स्टॉक पिक हैं जो आप देख रहे हैं जिनमें दम है आने वाले समय में और जिनका भाव 100 रुपए से कम है? प्रियंका, पहला कॉल होगा आशापुरा मिनरल्स पर। काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर कहीं मेटल्स, मिनरल्स एंड माइनिंग में कहीं स्ट्रेंथ लगती है तो इस आशापुरा मिनरल्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ लगती है। काफी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और नीचे में देखें तो 68-69 एक अच्छा बेस है। मुझे लगता नहीं है कि 68-69 के लेवल्स नीचे में टूटेंगे। इसमें 2 महीने का व्यू बना के मेरा ऐसा मानना है पोजीशन लेनी चाहिए। ऊपर में 112 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 68-69 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। दूसरा स्टॉक है जियोजीट, बीएनपी पारिबास का स्टॉक है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कंपनी है। काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, काफी बड़ा ब्रेकआउट है। नीचे में 47 एक अच्छा बेस है, इसके नीचे के स्टॉप लॉस होने चाहिए और मुझे लगता है 2 महीने में 65 के लक्ष्य इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, और अब राकेश जी की पसंद है आशापुरा और जियोजीत पारिबास, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी आपके कौन से वो है 100 रुपए से कम भाव वाले शेयर जो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? प्रियंका, यूं तो बहुत सारे शेयर हैं। कहने का मतलब है कि एक बूफे टाइप है, आप अपनी चॉइस ले लो। बट अगर 2 ही बताने हों तो पहला पिक हमारी रहेगी बालाजी टेलीफिल्म्स की।
पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर हम देखें तो नतीजों में थोड़ा दबाव देखने को मिला है, क्योंकि एक तो 2 बड़े सीरियल्स इनके खत्म हुए थे, दूसरे इनके एक बड़े चैनल से थोड़ी तकरार चल रही थी। इन सब चीज़ों के मद्देनजर थोड़ा दबाव देखने को मिला था नतीजों में। बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इनके न केवल हिंदी के बल्कि क्षेत्रीय भाषा के जो नए सीरियल्स हैं उन्होंने अच्छी पकड़ बना ली है और एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दूसरे, इनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। तीसरे, अगर आप देखें तो इन्होंने अब टेलीविजन से निकल करके फिल्मों में भी अपने पांव पसारे हैं, और जहां पर कि इनकी स्ट्रैटेजी रही है कम लागत में पिक्चरें बना के बड़ा मुनाफा कमाना, कई ऐसी कम लागत की पिक्चरों ने अच्छा रिटर्न दिया है इस कंपनी को। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 100 रुपए के लेवल्स छू सकता है, तो इसमें एक बार निवेश की सलाह रहेगी 100 रुपए के टारगेट के साथ। आने वाले 6 महीने से 9 महीने में हम समझते हैं ये टारगेट अचीव हो जाएगा। दूसरे स्टॉक की बात करूं तो L&T फाइनेंस का स्टॉक है, जहां की न केवल उम्दा बैलेंस शीट है बल्कि उम्दा मैनेजमेंट है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से इकोनॉमी में रिवाइवल देखा जाने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि NBFC एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहां की एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग हमारी दूसरी पसंद रहेगी। उसमें हमारा टारगेट 90 से 95 के बीच का है, जो कि आने वाले वही 2 से 3 क्वार्टर में अचीव हो सकता है। तो ये 2 स्टॉक हम रिकमेंड करना चाहेंगे। चलिए, तो 2 स्टॉक राकेश जी के जो इन्हें पसंद आ रहे हैं वो है बालाजी टेलीफिल्म, जिसमें ये 100 रुपए तक का स्तर आने वाले समय में देख रहे हैं। बैलेंस शीट अच्छी दिख रही है, जिस तरह से अपने काम को ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ये इन्हें अच्छा लग रहा है बालाजी टेलीफिल्म्स में। L&T फाइनेंस एक दूसरा शेयर जिसके बारे में कह रहे हैं कि 90 से 95 रुपए का स्तर आपको 6 से 9 महीने में देखने को मिल सकता है। यह है राजेश जी की पसंद, लेकिन राकेश बंसल की पसंद है आशापुरा, जो कि 2 महीने में 112 के लेवल्स छू सकता है, और जियोजीत भी राकेश जी को काफी पसंद आ रहा है। तो ये हमारे मार्केट एक्सपर्ट की पसंद है आपके लिए ऐसे शेयर जो 100 रुपए से फिलहाल कम के भाव में है। आपको सवाल शामिल करते हैं हमारे दर्शकों के। योगेश जी से बात करूंगी मैं अब औरंगाबाद से। योगेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर आपके पास है जिस पर हमारे एक्सपर्ट की आप सलाह लेना चाहेंगे? नमस्ते मैडम जी, मेरे पास 30 शेयर है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से। मैंने 54 रुपये 50 पैसे लिया था, तो अभी उसे होल्ड करना चाहिए या फिर आउट होना चाहिए उसमें से? हाँ राकेश जी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के चार्ट कैसे दिखते हैं आपको? अच्छा सा मुनाफा भी योगेश जी फिलहाल कमा रहे हैं, अराउंड 67 रुपीज पर शेयर का, क्या करें? प्रियंका, एक अच्छा पैटर्न है, बट एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में स्टक है। मेरा ऐसा मानना है फॉर द टाइमिंग तो पोजीशन को ये होल्ड करें। नीचे में 62 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ताकि अगर स्टॉक में कोई करेक्शन आती है तो भी एक अच्छा मुनाफा लेके बाहर निकलें। और ऊपर में स्टॉक एक रेजिस्टेंस के पास ही चल रहा है, 69 रुपीज 50 पैसा, 70 रुपीज एक अच्छा सप्लाई एरिया है। इन स्तरों के आसपास जहां से अगर स्टॉक जहां पे मौजूदा चल रहा है, अगर 1-1.5 रुपए का उछाल आता है तो मेरा ऐसा मानना है मुनाफा लेके इंटायर पोजीशन से बाहर आना चाहिए। और अब बात करूंगी सुषमा जी से, पुणे से हैं। सुषमा जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहिए? कर्नेक्स रेलवे का कर्नेक्स का शेयर है, मैंने 500 शेयर खरीदे हैं। हाँ हाँ, 71 रुपीज में। अब क्या करें उसमें, जरा बताइए ना प्लीज। जी हाँ, और आपको बहुत नुकसान भी इसमें उठाना पड़ रहा है, पर शेयर 30 रुपए 85 पैसे का नुकसान हो रहा है। राजेश जी, कर्नेक्स माइक्रो क्या सलाह होगी सुषमा जी के लिए? खासतौर पे ये नुकसान पर बैठी हुई है, क्या करना चाहिए यहाँ पर अभी? देखिए, इसमें तो इन्हें निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो न केवल रेलवे के जो स्टॉक हैं न केवल रेलवे बजट के आसपास चलते हैं, बाकी अगर आप देखें तो उस समय जो उछाल आता है उसके बाद अगले रेलवे बजट तक उन शेयरों में कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिलती है। हालांकि इस बार एक जुदा ट्रेंड देखने को आया, और बीच में भी हमने देखा कि रेलवे स्टॉक्स में अच्छी हलचल हुई थी, ये सोच करके कि रेलवे में पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा या नए निवेश आएंगे, और हमने पिछले दिनों कुछ अच्छी उछाल देखी है। हो सकता है ऐसी कोई रनअप फिर दोबारा देखने को मिले, तो पहली इंस्टेंस में इन्हें निकल जाने की राय रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑपरेशनली ऐसा कुछ है नहीं जिसमें स्टॉक में रिकमेंड किया जाए बने रहने के लिए या नई खरीद के लिए। अगर रेलवे स्टॉक्स में किसी को बने रहना है तो एक आध स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, वो टीटागढ़ वैगन्स के हैं, ये टेक्समैको रेल के हैं। अदरवाइज मुझे लगता है दूसरी जो छोटी कंपनियां हैं वहां से निकल जाना ही बेहतर होगा।
और इसी के साथ राजेश सर आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? प्रियंका, यूं तो बहुत सारे स्टॉक्स में चर्चा हुई है, 2 स्टॉक में रिकमेंडेशन भी दिए हैं, बट निजी निवेश किसी में भी नहीं है। ये मानकर चलना उचित होगा कि सिमिलर राय हमारे क्लाइंटों को या कंपनी के मैनेजमेंट को दी हुई हो सकती है। शुक्रिया आपका सौदा, आपका से जुड़ने के लिए, दर्शकों के इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। सौदा आपका में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर फटाफट सलाह राकेश बंसल जी की स्टॉक्स फटाफट में। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का, जिसमें फटाफट जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं राकेश बंसल। वो बताएंगे आपको कि क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, होल्ड करें, सेल करें, क्या करें। अमन जी का पहला सवाल पटना से। अमन जानना चाहते हैं डीशमिन फार्मा के बारे में। 700 शेयर हैं, 165 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है डीशमिन फार्मा को होल्ड करना चाहिए। अच्छा ब्रेकआउट है, एक बार स्टॉक 190 के लेवल्स तोड़ेगा, जिसकी संभावना काफी ज्यादा लगती है, तो ऊपर में 220 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 4 से 6 महीने का नजरिया बनाएं, पोजीशन को होल्ड करें 220 रुपए के लक्ष्य के लिए। हरीश दुआ जानना चाहते हैं मोंटे कार्लो में क्या करें। मोंटे कार्लो फैशंस के 230 शेयर हैं इनके पास, 645 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। वर्स्ट ओवर है, 460 के अराउंड स्टॉक एक अच्छा बेस बना रहा है। स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, गिरावट पे एवरेज करके पोजीशन को होल्ड करें। झांसी से ईश्वर चौहान हेरिटेज फूड के बारे में समझना चाहते हैं। 1000 शेयर, 397 रुपए खरीद का भाव। प्रियंका, हेरिटेज फूड को होल्ड करना चाहिए। नीचे में 295 से लेकर 300 एक अच्छा बेस है, पोजीशन को होल्ड करें। एक अच्छा इजाफा प्राइसेस में यहां से देखने को मिल सकता है। सुधीर पाल कोलकाता से पूछ रहे हैं टाटा स्टील में क्या हो अगला कदम। 200 शेयर है, 610 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। नुकसान हो रहा है इन्हें टाटा स्टील में। प्रियंका, पोजीशन को होल्ड करें, काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। इतना बड़ा नुकसान बुक करने की राय नहीं दूंगा, इनको ये बोलूंगा अभी होल्ड करें। अभी ना तो चार्ट्स देख के ऐसा लगता है कि एवरेज करने का सही मौका है। इस शो से जुड़े रहें, जब भी एवरेज करने का सही मौका लगेगा टाटा स्टील के अंदर, इस शो के माध्यम से मैंने बताऊंगा कि एवरेज करें, फॉर द टाइमिंग पोजीशन में बने रहें। राइट। और कुशल बजाज का अगला सवाल नागपुर से। JSW स्टील है इनके पास, 75 शेयर, 1215 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका, नुकसान जरूर हो रहा है, पर मेटल्स के अंदर जिस तरीके से गिरावट आई है, JSW स्टील ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। फॉर द टाइमिंग तो यही सलाह रहेगी कि पोजीशन में बने रहें, थोड़ा समय दें इस पोजीशन को। नरेश जी के पास एवरेडी के 1000 शेयर हैं, 188 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका, एवरेडी में इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, मैंने राय दूंगा उस मुनाफे को बुक करें। अगर ये मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि इस पैसे को अगर कहीं लगाना है तो वोल्टास या ब्लू स्टार में लगाएं। रंजीत सिंह पूछ रहे हैं अंबाला से शक्ति पंप में क्या करें। इनके पास शक्ति पंप के 800 शेयर हैं, 214 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। राकेश प्रियंका, ऊपरी स्तरों से करेक्शन देखने को मिली है, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इनको यही राय रहेगी कि पोजीशन में बने रहें। प्रमोद जी के पास रेडिंगटन के 500 शेयर हैं, 140 रुपए पर शेयर उन्होंने खर्च किए हैं, अब क्या करें। प्रियंका, रेडिंगटन में मेरा ऐसा मानना है बने रहना चाहिए। निचले स्तरों पर 115 एक अच्छा सपोर्ट है, और इनकी खरीद कोई महंगी नहीं है, इनकी खरीद तक स्टॉक इजीली रैली ले पाएगा, पोजीशन में बने रहें।
महेंद्र गांधी जोधपुर से जानना चाहते हैं टीसीएस के बारे में। 10 शेयर है इनके पास, 2,450 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका, क्लियरली पोजीशन में बने रहना चाहिए। एक बड़ी करेक्शन हमने टाइम एंड प्राइस वाइज टीसीएस में देखी है, मुझे लगता है वो करेक्शन ओवर है। पोजीशन में बने रहें। कोई नया निवेश करना चाहता है तो टीसीएस पे मेरा ऐसा मानना है बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। इंदु जैन त्रिची से पूछ रही हैं यूफ्लेक्स के बारे में। 100 शेयर 150 रुपए की खरीद का भाव रहा है। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक के अंदर किसी भी उछाल में अपनी खरीद के आसपास निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अयूब खान जानना चाहते हैं मैक्सवेल इंडस्ट्रीज में क्या हो अगला कदम। 2000 शेयर 25 रुपए 50 पैसे इनकी खरीद का भाव। प्रियंका, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है उस मुनाफे को घर लेके जाना चाहिए, प्रॉफिट को बुक करना चाहिए इन स्तरों पर। और विजय जानना चाहते हैं मैन इंडस्ट्रीज के बारे में। इनके पास 900 शेयर हैं और 58 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। सीधा सवाल है होल्ड या सेल। प्रियंका, सेल करना चाहिए बट इन स्तरों पे नहीं। मेरा ऐसा मानना है 60 रुपए के अराउंड स्टॉक्स को बेचना चाहिए इनको। और राकेश जी, धन्यवाद आपका। इजाजत लेने का वक्त हो गया है सर। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है किसी में मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम स्टॉक जो मैंने यहाँ रिकमेंड करे हैं स्पेशली 100 रुपए से नीचे वाले, वो स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंटों को भी रिकमेंड करे हुए हैं। धन्यवाद राकेश बंसल जी आपका, सौदा आपका से जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बाजार के 3 महारथी से जानेंगे वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र। भारतीय बाजार में बुल रन जारी है, लेकिन आगे और कितनी ग्रोथ की उम्मीद है? साथ ही इस तेजी में वेल्थ क्रिएशन की स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाए, इन सब पर हमारे सहयोगी अनिल सिंघवी जी ने बात की बाजार के 3 जाने माने दिग्गज मधु केला, रमेश तमानी और रिधम देसाई से। हमारे साथ बाजार के 3 जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं जो कि बाजार की बारीकियों पर, इनके उतार चढ़ाव पर और इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी और वेल्थ क्रिएशन पर अपनी जबरदस्त गहरी पकड़ रखते हैं। आज की हमारी थीम जो है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हिंदुस्तान का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और साथ ही वेल्थ क्रिएशन यहाँ पर इस माहौल में किस तरह से की जा सकती है। ग्रोथ पोटेंशियल पर मधु, पहले आपसे राय ली जाए। आप मेरे ख्याल से 30 साल से ज्यादा मार्केट में हैं। क्या आपको लगता है कि इक्विटी 22 साल एक्सपीरियंस के मामले में शायद 22 से ज्यादा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट के लिए या हिंदुस्तान के ग्रोथ पोटेंशियल के लिहाज से जब से आपने बाजार ज्वाइन किया इससे बढ़िया समय नहीं देखा? नहीं, समय तो बहुत अच्छा है, बट ये बोलना जरूर पड़ेगा कि जो लास्ट 2 साल में हो गया, काफी सारा वेल्थ बहुत अबनॉर्मल तरीके से क्रिएट हुआ है। बिकॉज अपन ये एक पेसिमिज्म की साइकिल से एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म में आए हैं। तो ये निफ्टी का जो मूवमेंट है या जो ब्रॉड इंडाइसेस का जो मूवमेंट है एक हिसाब से मिसनॉर्मल है। बिकॉज इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखें अप्रिसिएशन तो लास्ट 2-3 साल में जो 2 साल में स्पेसिफिकली हुआ है, कहीं पे 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। सो पैसा काफी बना है, अभी भी काफी बनना बाकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये अभी भी हो सकता है लंबे समय के लिए, अगर आप देखो 10-15 साल की अवधि के लिए, तो अभी भी हो सकता है ये ट्रेलर हो। पर ये जो अभी जो लोग आ रहे हैं ना, उनको ये समझना है कि वी आर कमिंग इन। अभी मेरे को सब पूछते भाई वो पास्ट को जाने दे यार, अभी बता, अभी कहां से बताऊं? 2 साल से टीवी जाके चिल्ला रहा हूं, तब तो किसी को सुनना नहीं था। पर अब चाहिए कि मेरे को कोई 10 बैगर दे दो, 100 बैगर दे दो, तो अभी तो अर्जेंट तो है नहीं। तो अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बेसिकली अगर बहुत अबनॉर्मल वेल्थ क्रिएशन देखना है तो अब आपको थोड़ी लंबी अवधि देखना है। ये थोड़े इंतजार वाले इस वर्ड पर मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन उससे पहले रिदम, आपके पास ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को लेकर एक सवाल। क्या सबसे बेहतरीन स्वीट स्पॉट हिंदुस्तान है इस वक्त पूरे दुनिया भर के बाजारों में? हो सकता है अनिल जी, क्योंकि अगर आप देखिए तो दुनिया में 3 तरह के प्रॉब्लम है आज। एक तो हम देख रहे हैं कि बहुत कर्ज जमा कर लिया है, $57 ट्रिलियन का कर्ज जमा है
आप ग्लोबल जीडीपी के मुकाबले देखेंगे तो 300% जितना कर्ज है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट लेवल पे कर्ज खड़ा है। तो कर्ज का मतलब क्या होता है कि आपने अपना फ्यूचर ऑलरेडी प्रेजेंट में समा दिया है। तो इसको लेके आगे जाके डिमांड जो दुनिया में है वो काफी सॉफ्ट हो सकती है। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में, यूरोप में, जापान में, चाइना में अब लोग बूढ़े हो रहे हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डेमोग्राफिक्स, वो वर्सन हो रही है, एजिंग हो रहा है। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा कि जो आज आदमी यूरोप में जो 45-50 साल का है वो ये सोच रहा है कि 10 साल के बाद मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी, धंधा नहीं रहेगा, तो मैं खर्चा कैसे करूंगा। तो आज वो खर्चा नहीं कर रहा है। इसलिए आज देखोगे आप बहुत सारे देशों में इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव हो रहे हैं। रियल इंटरेस्ट रेट्स नहीं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स। मतलब आप बैंक को पैसा दो तो आपको बैंक ब्याज नहीं दे रहा है, आपको बैंक को ब्याज देना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक एक सेफ कीपिंग एंटिटी हो गई है। तो इसका कारण ये बनता है कि मुझे ये पैसा वापस चाहिए 10-20 साल के बाद। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड में वो है डिफ्लेशन का। ये दोनों को लेके, डेट और डेमोग्राफिक को लेके डिफ्लेशन हो रहा है। तो डिफ्लेशन का भी ये नतीजा निकलता है कि लोग कंजम्पशन पोस्टपोन करते हैं, तो वापस डिमांड वीक हो जाती है। इंडिया में ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। एवरेज एज तो हमें सबको पता है कि इंडिया की सबसे लो है, अफ्रीका को छोड़ के। ज्यादा कर्ज हमने लिया नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है, हम कर्ज लेते नहीं है, और डिफ्लेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर आप बाहर वाले के नजरिए से देखें, अगर आप गोरे के नजर से देखें, तो उनको इंडिया बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये जो मिक्स है वो कहीं और दिख नहीं रहा है उनको। तो आपकी जो बात थी वो बिल्कुल सही है कि दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इज प्रोबेबली स्टिल द स्वीटेस्ट स्पॉट। यहाँ पर रिदम सर लगभग 500 सी हैं, सारे के सारे सी हैं। और जो दूसरी प्रॉब्लम की आपने बात की, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, वो इसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट करने वाले नहीं है, लोन लेने और लोन दिलवाने वाले लोग ज्यादा है। अनिल जी आप वो चाहते हैं कब हमारे यहाँ ऐसा माहौल दिखे। इंटरेस्ट रेट नेगेटिव नहीं समझ पाए लोग। मैं आपको बताऊं एक बात, डेनमार्क में आज मॉर्गेज रेट नेगेटिव है। मतलब आप बैंक के पास जाइए, घर खरीदने के लिए लोन लीजिए, बैंक आपको पैसा दे रहा है लोन लेने के लिए। तो ये हाल हो गई उनकी। ये बहुत, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट सिचुएशन टू बी इन, वी शुड नॉट विश फॉर इट। देखने में ये प्रॉब्लम ठीक नहीं है। लेकिन दमान जी 2 साल पीछे देखें, हालांकि 20-30 साल की हिस्ट्री तो अलग ही बात कहेगी, लेकिन इमीडिएट पास्ट में अगर देखें, 2 साल पीछे देखें, तो ऐसा लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के कितने बेहतर मौके थे। और अगर हमने 2 साल 3 साल पहले पैसा लगाना शुरू किया होता तो आज स्टॉक्स में 5 से 10-15 गुना तक भी पाओगे। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस लेवल पर अब हम तो आज ही की बात कर सकते हैं, क्या यहां से भी आपको लगता है हिंदुस्तान के बाजारों में बड़ी वेल्थ क्रिएशन के मौके बचे हुए हैं, देर नहीं हुई है? थैंक यू अनिल जी। जो उदाहरण मैं देता हूं सबको कि द सेंसेक्स इज एट 29,000, माउंट एवरेस्ट इज एट 29,000, okay, and I think in the next few years the odds are very good that we climb over the level at Mount Everest is, okay. So we've reached Olympian heights. So the question always comes back कि opportunity आज भी है क्या? ठीक है, आपने पैसा कमा लिया हर्षद मेहता में, टेक बूम में, ये जो मोदी बुल मार्केट शुरू हुआ, opportunity ज्यादा है. In fact, compared to what we face, I think the opportunities are more. There are companies that you haven't heard of 5 years back. Google, Amazon, Flipkart, all these are creating enormous amounts of wealth right now. Maybe not sustainable, but they are creating enormous amounts of wealth. As society becomes freer, more capitalistic, there are more and more opportunities. The second point, Anil ji, is that जब एक और बुल मार्केट शुरू होता है, जो उसका मीम होता है, शायद वॉर भी हो जाए ना तो वो बुल मार्केट नहीं रुक सकता है, because the bull market must pursue its course. It's like आप ऊपर से नीचे गेंद फेंकते हैं, it will come down. A bull market will go up. It will be stalled. There will be corrections. There will be periods of disbelief, but it ultimately is headed higher. You go back and study the 92 bull market. 800 से 4,500, 6 times you went. You study the 2003 bull market. You went from 5,000 to 20,000. This bull market started at 16 to 18,000 when 6 months before Narendra Modi became the Prime Minister of our country. The bull market goes a ways in time. It doesn't stop that easily. So the idea you believe that
कि शेयर 3 गुना हो गया तो बहुत हो गया, 10 गुना हो गया बहुत हो गया. टेक्नोलॉजी बुल मार्केट में इन्फोसिस वेंट अप 500x. So there's nothing to say that the bull market is anywhere close to stop. जब bull market टॉप हो जाएगा तो यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी आपको. पान वाला आपको रुक देगा. Bad quality IPOs will be there. Here you're getting only good quality IPOs so far, and people will be talking nonsense. Nothing is present as such. There's no leverage in the system. So this is, a very nice phase in the bull market. It's not even, in my opinion, 25% of the way into this bull market. So it's a good time to go and invest. I mean, you want to find a great business, you want to find a valuation you understand, and then you want to sit tight, nothing else. और इसी के साथ सौदा आपका में आज इतना ही. मुझे यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार. लेकिन ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ कमोडिटी बाजार की सारी हलचल जानने के लिए कमोडिटी राउंड अप में.